आज अपन क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। तो देखो 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न को समझाइए। तो हमको इसमें 5 चीज़ों को बताना है। फर्स्ट संकरण, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमको समझना है एक संकर संकरण, उसके बाद द्विसंकर संकरण, उसके बाद त्रिसंकर संकरण और फिर लास्ट में पढ़ना है बहुसंकर संकरण। अब तुम देख रहे हो कि सबके पीछे संकरण लग रहा है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, संकरण को जानना कि आखिर संकरण का मतलब क्या होता है। तो अब अपन संकरण समझते हैं। देखना, देखो यहाँ पे हम है ना 2 मटर के पौधे ले रहे हैं। तो पहले के बारे में लिख रहा हूँ, तुमको बताना है कि ये मटर का पौधा कैसा होगा। तो देखो कैपिटल टी और यहाँ पर भी हमने लिखा कैपिटल टी। अब बताइए कि ये मटर का पौधा कैसा होगा, शुद्ध लंबा होगा। शुद्ध लंबा क्यों होगा, क्योंकि इसमें दोनों कैपिटल टी हैं, मतलब शुद्ध तो होगा, और कैपिटल टी मतलब लंबे करने वाले हैं, तो पौधा कैसा होगा, शुद्ध लंबा। दूसरा पौधा हम कुछ इस प्रकार ले रहे हैं, स्मॉल टी और दूसरा स्मॉल टी। तो ये पौधा कैसा बनेगा, ये पौधा बनेगा शुद्ध बौना पौधा। तो हमने 2 मटर के पौधे ले लिए। अब हम मान के चलते हैं कि जो ये दोनों मटर के पौधे हैं ये एक पीढ़ी के पौधे हैं। अब ये दोनों मिलकर एक पीढ़ी तो बनेंगे। अब बताया था कि अगर इन दोनों में हम जनन की क्रिया संपन्न करवाएं और जनन की क्रिया संपन्न कराने के बाद अगर मैं इनके बीज प्राप्त करूं और बीज प्राप्त करने के बाद मैं बीज को बो दूं तो हमको एक नया मटर का पौधा मिलता है। और फिर इस नए मटर के पौधे को हम क्या कहते हैं कि अब ये F1 पीढ़ी है। इसको हम F1 पीढ़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई जिस पीढ़ी से हम स्टार्ट करते हैं उसको तो कहते हैं जनक पीढ़ी। तो भाई ये दोनों जनक पीढ़ी के अंदर काउंट होंगे। इनके जनन के फलस्वरूप जो हमने बीज प्राप्त करे और बीज प्राप्त करने के बाद जो हमने मटर के पौधे नए प्राप्त करे हैं, इनको क्या बोलना पड़ेगा, F1 पीढ़ी, क्योंकि जनक पीढ़ी के बाद F1 पीढ़ी ही आती है। तो अब देखो यहाँ पे आपने शुद्ध लंबे पौधे लिए, यहाँ पे आपने शुद्ध बौने पौधे लिए। क्या दोनों पौधे के गुण एक दूसरे से उल्टे नहीं है? ये तो पौधा लंबा है और ये वाला पौधा कैसा है, बौना है। तो क्या इन दोनों के गुण एक दूसरे से विपरीत है कि नहीं है? है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम विपरीत गुण वाले 2 जीव ले रहे हैं। यहाँ पे मटर के पौधे को हम जीव मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 2 विपरीत गुणों वाले क्या लिए, मटर के पौधे मतलब जीव लिए। अब हम इन जीवों के साथ कर क्या रहे हैं, मटर के पौधे के साथ कर क्या रहे हैं? तो तुम बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे हो हम जनन की क्रिया संपन्न करवा रहे हैं। तो अब तुम याद करो, तुमने 9th क्लास के अंदर एक परिभाषा पढ़ी थी, निषेचन की परिभाषा। तो वो निषेचन की परिभाषा क्या होती थी, जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलते हैं। दोबारा सुनो, जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलते हैं तो इस क्रिया को अपन निषेचन कहते हैं। और निषेचन की क्रिया होने के बाद ही तो क्या बनते थे, नए जीव बनते थे। तो अब ऐसे ही देखो, जब यहाँ पर ये एक पौधा है तो इसमें पुष्प होंगे, पुष्प होंगे तो इसमें पुंकेसर भी होंगे, स्त्री केसर भी होंगे। ऐसे ये एक पौधा है, इसमें भी क्या होंगे, पुष्प होंगे, पुष्प होंगे तो स्त्री केसर भी होंगे, पुंकेसर भी होंगे। अब हम मान के चल रहे हैं कि इस पौधे के पुष्प में जो पुंकेसर है उसके अंदर कौन बैठे होंगे, पराग कोश के अंदर पराग कण होंगे। तो अब इस पौधे में से पराग कण निकल रहे हैं और इस पौधे के स्त्री केसर के सबसे ऊपर वाले भाग वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं। तो मैंने बताया था 9th क्लास में, आपको याद होगा कि जो पराग कण होते हैं वो नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। और ये नर युग्मक मतलब पराग कण जा किस में रहे हैं, वर्तिकाग्र में जा रहे हैं। वर्तिकाग्र के जो सबसे आखिरी वाला भाग होता था, आपको याद होगा, उसको अपन अंडाशय बोलते थे। तो अब अंडाशय में जो जनन केंद्रक होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। ये सारी बातें 9th क्लास की हैं। तो हो क्या रहा है, यहाँ से तो हो क्या रहा है, यहाँ से पराग कण निकल रहे हैं, मतलब नर युग्मक निकल रहे हैं, वर्तिकाग्र में जा रहे हैं। वर्तिकाग्र के सबसे नीचे वाला भाग अंडाशय, अंडाशय में कौन बैठा है, अंडाशय में जनन केंद्रक बैठे हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम मादा युग्मक कहते हैं। तो क्या अब ये पराग कण इस अंडाशय के अंदर जाकर मादा युग्मक से नहीं मिले होंगे? क्या अब नर युग्मक मतलब पराग कण मादा युग्मक मतलब जो अंदर जनन केंद्रक है उनसे नहीं मिल गए? तो क्या यहाँ पर निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हुई?
बिल्कुल, यहाँ पर निषेचन की क्रिया संपन्न हुई। अब जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो गई होगी तो क्या बनेगा? अब जो नए फली का निर्माण हुआ होगा और नई फली से हमने क्या प्राप्त करे होंगे? बीज प्राप्त करे होंगे। उन बीजों को बोया होगा और बीजों को बोने के बाद नए मटर का पौधा मतलब F1 पीढ़ी को प्राप्त किया होगा। तो अब परिभाषा सुनना संकरण की। जब दो विपरीत लक्षणों वाले जीवों, क्या ये विपरीत लक्षण वाले जीव हैं? हाँ, बिल्कुल है। तो जब दो विपरीत लक्षणों वाले जीवों के मध्य निषेचन कराया जाता है, निषेचन मतलब नर युग्मकों को उठा के मादा युग्मकों से मिलाया जाता है, तो उसके फलस्वरूप हो क्या गया? इसके फलस्वरूप हमको नया बीज प्राप्त हुआ और नए बीज को प्राप्त करके हमने क्या किया? नए मटर का पौधा प्राप्त किया। तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि ये नया मटर का पौधा नया जीव कहलाएगा? ये दो मटर के पौधे क्या थे? जीव तो कह रहे थे आप इनको। अब इनसे हुआ क्या? हमने नया मटर का पौधा उगाया है, तो क्या ये नया जीव नहीं है? और ये नया जीव कब बना? जब निषेचन की क्रिया पूरी हुई। तो सुनना, जब निषेचन की क्रिया पूरी होती है और नया जीव बनता है तो इस नए जीव को, किसको? इस नए जीव को संकर कहते हैं, केवल संकर। और इस विधि को या फिर इस क्रिया को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि संकरण क्या होगा तो तुम क्या बोलोगे? सर, आपको दो जीव लेने हैं। मैंने बोला जीव मतलब, तो तुम क्या बोलोगे कि सर आप दो मटर के पौधे ले लो। फिर मैंने पूछा क्या वो दोनों मटर के पौधे सेम होने चाहिए? तो तुम क्या बोलोगे? नहीं सर नहीं, मटर के जो पौधे आप ले रहे हो ना वो विपरीत गुण वाले होने चाहिए। फिर मैंने बोला अच्छा, अगर मैं एक शुद्ध लंबा ले लूँ और एक शुद्ध बोना ले लूँ तो काम चल जाएगा? तो तुम क्या बोलोगे? हाँ, काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि दोनों के गुण कैसे हैं? अलग अलग हैं। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा? इन दोनों में निषेचन की क्रिया संपन्न करानी पड़ेगी। फिर निषेचन क्या होता है? जब नर युग्मक मतलब परागकण किससे मिलते हैं? मादा युग्मक से मिलते हैं, मतलब जो अंडाशय के अंदर जनन केंद्र है उनसे मिलते हैं, तो निषेचन की क्रिया पूरी होती है। तो हमने इनमें निषेचन की क्रिया पूरी करवा दी। अब क्या होगा? नई फली का निर्माण हुआ होगा, फली के अंदर होगा बीज, हम उस बीज को बोएंगे और नया मटर का पौधा मतलब नया जीव प्राप्त करेंगे। तो तुम क्या बोलोगे? सर, जो नया जीव बना ना इसको तो क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। और इस पूरी क्रिया को ही क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो तुम दो जीव ले रहे हो ना वो एक दूसरे के विपरीत गुण वाले होने चाहिए, जैसे शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना। ये एक पीढ़ी थी, निषेचन करवाया, क्या बन गई? दूसरी पीढ़ी। और दूसरी पीढ़ी में जो नया जीव बना उसको कहते हैं संकर। और ये पूरी क्रिया क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। तो परिभाषा देखो, जब दो विपरीत लक्षणों वाले जीवों के मध्य क्रॉस अथवा निषेचन, निषेचन को अपन क्रॉस कहते हैं, क्रॉस अथवा निषेचन कराया जाता है तो उनसे प्राप्त जीवों को तो संकर तथा इस क्रिया को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। अब देखो, हमको दूसरी परिभाषा पढ़नी है, एक संकर संकरण। अब इस पे गौर करना। देखो, इस परिभाषा के लास्ट पे लिखा हुआ है संकरण, मतलब हमको यहाँ पे दो विपरीत गुण वाले पौधे तो लेने हैं, उनमें निषेचन की क्रिया तो करानी है, उनसे बीज तो प्राप्त करने हैं और बीज को उगाकर नए मटर का पौधा मतलब नया जीव तो प्राप्त करना है। इतनी बात तो हमको संकरण को देखकर पल्ले पड़ती है। अब इस संकरण से पहले लिखा हुआ है एक संकर। अब इसका मतलब क्या? तो सुनो, जब तुमने ये सारा काम करवाया, तुमने यहाँ पर निषेचन की क्रिया करवाई, उसके फलस्वरूप नए जीव को प्राप्त करा, तो तुमने ये काम किया क्यों? मेंडल ने ये काम किया क्यों होगा? मेंडल ने ये काम इसलिए किया होगा ताकि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों में कौन कौन से प्रभाव आ रहे हैं इसको जानना चाह रहा होगा। तो अब देखो, जब तुम संकरण तो कराओ, लेकिन जब तुम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जब अध्ययन करो ना, तो तुम केवल एक गुण का ही अध्ययन कर रहे हो। किसका गुण का अध्ययन कर रहे हो? तुम केवल एक गुण का अध्ययन ही करने चाहिए। तो उस समय ये संकरण क्या कहलाएगा? एक संकर संकरण कहलाएगा।
दोबारा से संकरण तो है, मतलब निषेचन होगा, नया जीव बनेगा। लेकिन जब नया जीव बना मतलब वो F1 पीढ़ी, और जो पहले वाले पौधे थे वो क्या थे, जनक पीढ़ी। तो जनक पीढ़ी से जो F1 पीढ़ी में नए पौधे बने, इनके तुम गुण तो देख रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो तुम, केवल एक गुण को ही देखो। तो उस समय ये वाला संकरण क्या कहलाएगा, एक संकर संकरण कहलाएगा। उसके बाद दूसरी परिभाषा आती है द्विसंकर संकरण। तो देखो यहाँ पर भी लास्ट में संकरण तो आया है, मतलब विपरीत पौधे लेने हैं, निषेचन करवाना है, नया जीव प्राप्त करना है। अब तुम सोचो परिभाषा क्या बनेगी। हमको नए जीव प्राप्त तो करने हैं, जनक पीढ़ी से प्रथम पीढ़ी में गुणों को देखना तो है, लेकिन अब की बार हमको यहाँ पे एक गुण को नहीं देखना, यहाँ पे हमको कितने गुणों का अध्ययन करना है, 2 गुणों का। अगर तुम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में 2 गुणों का अध्ययन करो तो ऐसा संकरण क्या कहलाएगा, द्विसंकर संकरण कहलाएगा। अगर तुम ऐसे ही 3 गुणों का अध्ययन करो तो क्या कहलाएगा, त्रिसंकर संकरण। और अगर ऐसे तुम 3 से ज्यादा गुणों का अध्ययन करो तो क्या कहलाएगा, बहुसंकर संकरण। तो ध्यान रखना, संकरण तो है, हमको क्या करना है, विपरीत गुण वाले पौधे तो लेने हैं, निषेचन तो कराना है, नई पीढ़ी तो प्राप्त करनी है। लेकिन अब परिभाषाएं बदलेंगी कब, जब तुम उनमें गुणों का अध्ययन करोगे। अगर तुम केवल एक गुण का अध्ययन कर रहे हो, जैसे लंबाई का, तो ऐसा संकरण कहलाएगा एक संकर संकरण। अगर तुम पीढ़ियों में 2 गुणों का अध्ययन करो, एक लंबाई का और एक पुष्प की स्थिति का, तो ऐसा संकरण क्या कहलाएगा, द्विसंकर संकरण। अगर तुम 3 गुणों का अध्ययन करोगे तो त्रिसंकर संकरण, और 3 से ज्यादा गुणों का अध्ययन करोगे इस पूरे प्रोसेस में तो बहुसंकर संकरण कहलाएगा। तो देखो, एक संकर संकरण वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे एक संकर संकरण कहते हैं। केवल एक लक्षण को देखना है। द्विसंकर संकरण वह संकरण जिसमें 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। त्रिसंकर संकरण वह संकरण जिसमें 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। बहुसंकरण वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की, मतलब 3 से ज्यादा लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को अभी हम स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जब हम पहला नियम पढ़ेंगे मेंडल का, तब उस क्वेश्चन को तुम अच्छे से समझ पाओगे। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 20 में वो तुमसे 3 परिभाषा पूछ रहा है जो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। फर्स्ट परिभाषा तुमसे पूछ रहा है कि जनक पीढ़ी क्या होती है। फिर तुमसे पूछ रहा है कि प्रथम पीढ़ी क्या होती है, जिसको अपन F1 पीढ़ी कहते हैं। फिर तुमसे पूछ रहा है कि द्वितीय पीढ़ी किसे कहते हैं, मतलब F2 पीढ़ी किसे कहते हैं। तो इन तीनों के बारे में तुम जानते तो हो, लेकिन एक परिभाषा हमको लिखकर बतानी है। तो देखो, हमने यहाँ पे एक मटर का पौधा लिया, हमने यहाँ पे दूसरे मटर का पौधा लिया। तुम क्या बोलोगे, सर इन दोनों में आप निषेचन की क्रिया करवा दो, मतलब आप इनमें संकरण करवा दो। तो उससे क्या होगा, उनसे सर नया बीज बन जाएगा, उसको आप बोओगे तो क्या बन जाएगा, नया जीव बन जाएगा। तो हो क्या रहा है, इन 2 पौधों को मैं नाम दे रहा हूं, सब गौर से सुनना। ऐसे पौधे, क्या ये 2 पौधे हैं, ऐसे पौधे जिनमें संकरण करवाकर, क्या हमने इनमें संकरण नहीं करवाया, करवाया है। तो ऐसे पौधे जिनमें संकरण करवाकर हम कर क्या रहे हैं, नए जीव प्राप्त कर रहे हैं, या फिर नए पौधे प्राप्त कर रहे हैं। तो इन ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, जिनसे हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, इनको जनक पीढ़ी कहा जाता है। तो परिभाषा सुनना, ऐसे पौधे जिनमें क्या कराकर, संकरण करवाकर हम क्या प्राप्त करते हैं, नए पौधे प्राप्त करते हैं। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, जनक पीढ़ी कहलाते हैं, क्योंकि हमने नए पौधों को प्राप्त करने की स्टार्टिंग करी किनसे, इन दोनों से ही तो करी है। तो ये क्या कहलाएंगे, जनक पीढ़ी। तो परिभाषा क्या बनेगी, दोबारा सुनो। ऐसे पौधे, कई ये पौधे नहीं है जिनमें हम क्या करवा रहे हैं, संकरण करवा रहे हैं। तो जिनमें संकरण करवाकर नए पौधे प्राप्त किए जाते हैं, तो ऐसे को क्या कहते हैं, जनक पीढ़ी। और जो हमने नया पौधा प्राप्त किया, मतलब ये वाला, इसको क्या कहेंगे, सोचो। हाँ,
तो वही जब हम नए पौधे प्राप्त करते हैं तो इन नए पौधों को हम क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी कहते हैं या फिर प्रथम पीढ़ी कहते हैं। तो क्या प्रथम पीढ़ी की परिभाषा ये नहीं बनेगी कि जनक जीवों के संकरण से, जनक जीवों के संकरण से प्राप्त इस पहली पीढ़ी को ही हम क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी कहते हैं। अब ये F1 पीढ़ी बन गई। अब तुम F1 के पीढ़ी के पौधों के अंदर क्या कराओगे, संकरण करवाओगे, तो इसके बाद क्या बनेगी, F2 पीढ़ी बनेगी। तो क्या बनेगी परिभाषा F2 पीढ़ी की, जब F1 पीढ़ी के पौधों में संकरण करवाकर अगली पीढ़ी प्राप्त की जाती है तो इस अगली पीढ़ी को क्या कहते हैं, द्वितीय पीढ़ी या फिर F2 पीढ़ी कहते हैं। तो परिभाषा देखो, जनक पीढ़ी ऐसे पौधे जिनमें संकरण कराकर, मतलब हमने इनको स्टार्टिंग में लिया है, ऐसे पौधे जिनमें संकरण कराकर नए पौधे प्राप्त किए जाते हैं उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। हम इनसे स्टार्ट कर रहे हैं। अब प्रथम पीढ़ी देखो, F1 पीढ़ी, जनक जीवों के, स्टार्टिंग में हमने क्या लिए थे, जनक जीव। तो जनक जीवों के संकरण से प्राप्त पहली पीढ़ी को क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी। जनक जीवों से प्राप्त इस पहली पीढ़ी को क्या कहते हैं, हम F1 पीढ़ी कहते हैं। अब देखो द्वितीय पीढ़ी, F1 पीढ़ी के जीवों के संकरण से, F1 पीढ़ी के जीवों के संकरण से प्राप्त दूसरी पीढ़ी को F2 पीढ़ी कहते हैं। तो F1 पीढ़ी के जीवों के संकरण से प्राप्त दूसरी पीढ़ी को F2 पीढ़ी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मेंडल ने आनुवांशिकता को अपन वंशागति भी कहते हैं ना, सबसे पहली वाली वीडियो में पढ़ा था। तो मेंडल ने आनुवांशिकता या वंशागति के कुल कितने व कौन से नियम दिए। अब वो तुमसे नियमों के नाम पूछ रहा है और पूछता है कि बताओ कितने नियम थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे। तो सुनना, मेंडल ने आनुवांशिकता के कुल कितने नियम दिए थे, उन्होंने केवल 3 नियम दिए थे। तो उन 3 नियमों के तुमको नाम याद करने, कौन कौन से नियम थे। तो देखो, फर्स्ट नियम को कहते हैं प्रभाविता का नियम। अभी तुमको केवल याद करना है, फिर आखिर हमने इसको प्रभाविता का नियम ही क्यों बोला वो तो हम जब इसको पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। तो अभी तुमको केवल नाम याद करने हैं। तो पहले का नाम क्या है, प्रभाविता का नियम, यह हो गया पहला नियम। दूसरे नियम का नाम है पृथक्करण का नियम, जिसको इसका एक और नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। सब कुछ कारण सीख जाओगे कि आखिर इनका यही नाम क्यों पड़ा। और तीसरा नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसको लक्षणों की वंशागति का नियम भी कहते हैं। तो ये 3 नियम है, इनको तुमको याद करना है। इनके नाम, पहला क्या है, प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, इनका दूसरा नाम भी याद होना ही चाहिए, युग्मकों की शुद्धता का नियम, थर्ड स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसका दूसरा नाम है लक्षणों की वंशागति का नियम। दूसरे नाम क्यों याद रखना जरूरी है, मान लो एग्जाम में आ जाए कि युग्मकों की शुद्धता के नियम को समझाइए, तो तुमको याद रहेगा ना कि अरे ये तो दूसरा वाला नियम है, पृथक्करण का नियम। तो इस कारण तुमको दोनों नाम याद होने चाहिए। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि मेंडल के पहले नियम प्रभाविता के नियम को विस्तार से समझाइए। विस्तार मतलब हमको कम से कम आधा घंटा चाहिए, उससे भी ज़्यादा ही चाहिए। तो आज की वीडियो में अपन यहीं तक पढ़ते हैं, कल की वीडियो में अपन प्रभाविता के नियम को स्टार्ट करेंगे। और सुनो, नोट्स हाथों हाथ बनाते रहो। अगर जब स्कूल खोलेंगे ना तो दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ाया नहीं जाएगा और नोट्स लिखवाए भी नहीं जाएंगे। तो आप नोट्स बनाते रहो, और जो तुम जब नोट्स बना लो, कॉपी में लिख लो, तो उसकी फ़ोटो भेज दिया करो, ताकि मालूम तो पड़े कि तुम नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। बस ऐसी वीडियो देखे जा रहे हो। तो इतना काम ध्यान से करना।